प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अवध में क्रांति का केंद्र थी बेगम हजरत महल। अवध की जनता ने उनके बेटे बिरजिस कदर को गद्दी पर बिठा दिया था। वो अभी नाबालिग था, इसलिए शासन का काम बेगम हजरत महल ही संभाल रही थीं। अंग्रेज लेखक रसल लिखता है, बेगम में अद्भुत साहस और योग्यता थी। बेगम ने हमारे साथ अखंड युद्ध का ऐलान कर दिया था। दूसरी तरफ सारे अवध में शांति, कानून और व्यवस्था कायम कर दी थी। उधर जनरल हैवलॉक कानपुर से लखनऊ की ओर बढ़ने के कई प्रयत्न कर चुका था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। क्रांतिकारी सेना उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। हैवलॉक एक बार फिर 20 सितंबर 1857 को विशाल सेना लेकर लखनऊ की ओर बढ़ा। इस बार उसके साथ नील, आउटरम, कूपर और आयर जैसे 4 अनुभवी जनरल भी थे। रास्ते में अवध की जनता ने जगह-जगह कंपनी की सेना का विरोध किया, किंतु इस बार अंग्रेजों के हौसले बढ़े हुए थे। उन्होंने जिस गांव पर हरा झंडा फहराता देखा, उसे जलाकर राख कर दिया, निवासियों को मार डाला। तेईस सितंबर को लखनऊ के पास आलमबाग में कंपनी की सेना और क्रांतिकारी सेना में जमकर मुकाबला हुआ। लेकिन तभी दिल्ली में दोबारा अंग्रेजी राज कायम होने की खबर आई। इससे अंग्रेजों के हौसले और बढ़ गए। 25 सितंबर को अंग्रेजी सेना 4 बाग के पुल के पास आ पहुंची। क्रांतिकारी सेना के साथ यहां भी घमासान युद्ध हुआ। कंपनी सेना का भारी नुकसान हुआ। इसी दौरान इलाहाबाद में दमन करने वाला मशहूर सेनापति जनरल नील मारा गया। कंपनी की सेना लड़ते लड़ते रेजिडेंसी पहुंच गई। इसका नेतृत्व हैवलॉक कर रहा था। रेजिडेंसी में क्रांतिकारी सेना ने घेरा डाल दिया। अंग्रेजों की सेना रेजिडेंसी में कैद हो गई। आखिर ब्रिगेडियर ग्रांट एक बड़ी सेना लेकर आलमबाग पहुंचा। 14 नवंबर को आलमबाग की ओर से ब्रिगेडियर ग्रांट ने और रेजिडेंसी की ओर से हैवलॉक और आउटरम ने क्रांतिकारियों को दबाना शुरू किया। 16 नवंबर को सर कॉलिन कैम्पबेल ने अपनी सेना के साथ सिकंदरबाग पर हमला किया। क्रांतिकारियों ने यहां अद्भुत साहस दिखाया। इसके बाद दिलखुशबाग, शाह नजफ, मोती महल आदि अनेक स्थानों पर 23 नवंबर तक युद्ध जारी रहा। रेजिडेंसी में कैद अंग्रेज छूट गए, किंतु लखनऊ शहर अभी तक क्रांतिकारियों के हाथ में था। इसी बीच कानपुर पर तात्या टोपे के कब्जे का समाचार मिलते ही कैम्पबेल कानपुर की ओर रवाना हुआ। उधर लखनऊ में जनरल आउटरम मोर्चा संभाले रहा। लखनऊ में उस समय क्रांतिकारियों के संगठन और नेतृत्व का काम क्रांति नेता मौलवी अहमद शाह देख रहे थे।
अंग्रेज इतिहासकार लिखते हैं कि फैजाबाद के मौलवी अहमद शाह में एक महान आंदोलन चलाने और विशाल सेना का नेतृत्व करने की अद्भुत योग्यता थी। आलमबाग पर जितनी बार भी युद्ध हुए, मौलवी अहमद शाह अपने घोड़े पर सबसे आगे लड़ते हुए दिखाई देते थे। अवध में क्रांतिकारियों का संगठन इतना जबरदस्त था कि अंग्रेजों को वहां पैर जमाना मुश्किल हो रहा था। अवध की अधिकांश प्रजा, लगभग सभी राजा, जमींदार और ताल्लुकेदार सच्चे उत्साह से नवाब बिरजिस कदर और बेगम हजरत महल के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार थे। इनमें राणा बेनी माधव का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। राणा बेनी माधव में जन संगठन और छापामार युद्ध कला की अद्भुत योग्यता थी। अंग्रेजों ने उन्हें अपनी ओर मिलाने के लिए बहुत लालच दिए, किंतु राणा बेनी माधव ने बेगम हजरत महल का साथ नहीं छोड़ा। 15 जनवरी 1858 को फिर युद्ध छिड़ा। उस दिन मौलवी अहमद शाह के हाथ में गोली लगी। 17 जनवरी को क्रांतिकारियों के एक और मुख्य सेनापति विदेही हनुमान घायल हुए और उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया। इसी दिन राजा बालकृष्ण सिंह की मृत्यु हुई। 15 फरवरी 1858 को हाथ की चोट ठीक होने पर मौलवी अहमद शाह फिर युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन अब लखनऊ में अंग्रेजों की सेनाओं का भारी जमाव हो गया था। वो यहां क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए पूरी ताकत लगा देना चाहते थे। उधर बेगम हजरत महल मर्दाना वेश पहनकर हथियार बांधे क्रांतिकारी सिपाहियों के हौसले बढ़ा रही थी। बेगम हजरत महल ने स्त्रियों का एक पूरा संगठन तैयार किया था। महलों की बांदियां उनकी निगरानी में कवायद किया करती थी। महिला जासूसों का एक अच्छा संगठन भी उन्होंने तैयार किया था। इतिहासकार लिखते हैं कि काश बेगम हजरत महल ने सैनिक शिक्षा पाई होती तो वो तमाम मर्द सेनापतियों से कई गुना अच्छी कमांडर साबित हुई होती। लखनऊ की एक एक इंच भूमि पर युद्ध शुरू हो गया था। बेगम हजरत महल भी हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल आई थी। लखनऊ की एक अन्य बेगम के अनुसार, मैं नहीं समझती थी कि बेगम हजरत महल ऐसी आफत की परकाला है। खुद हाथी पर बैठकर तिलंगों के आगे आगे फिरंगियों से मुकाबला करती हैं। लखनऊ शहर में क्रांतिकारी सेना के 30,000 सिपाही और 50,000 सशस्त्र स्वयंसेवक मौजूद थे। एक एक गली और एक एक बाजार की नाकेबंदी कर ली गई थी। हर मोर्चे पर तोपें लगी थीं। हर घर की दीवारों में बंदूकों के लिए सुराख पड़े थे। उधर कानपुर विजय के बाद कैम्पबेल ने अपनी सेना लेकर उत्तर की ओर से हमला किया और आउट्रम ने पूर्व की ओर से। 6 मार्च से 15 मार्च तक घमासान युद्ध हुआ। 10 मार्च को बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने वाला कर्नल हडसन मारा गया। इस युद्ध में पराजय होती देख बेगम हजरत महल, नवाब बिरजिस कदर और मौलवी अहमद शाह शहर से निकल गए। आखिर 14 मार्च को सारे लखनऊ शहर पर कंपनी का कब्जा हो गया।
इसके बाद अंग्रेजों की सेना ने लखनऊ में जिस तरह लूट और कत्लेआम किया, उसे बयान करने के लिए इतिहासकारों को शब्द नहीं मिले। लखनऊ से निकलकर बेगम हजरत महल ने रैकवारों के मुखिया हरदत्त सिंह के बॉन्डीगढ़ में क्रांति केंद्र स्थापित किया। यहीं से दिसंबर 1858 तक वो क्रांति का संचालन करती रहीं। कंपनी की सेनाएं देश भर में फैलती जा रही थीं। उनकी मदद के लिए पलटनों पर पलटनें इंग्लैंड से भारत आ रही थीं। दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे क्रांति के गढ़ उनके कब्जे में आ चुके थे। फिर भी क्रांति नेता अपनी आज्ञा जारी करते रहते थे। फिरंगियों के आने जाने पर निगाह रखो, दरियाओं के तमाम घाटों पर अपना पहरा बिठा दो, उनके पत्र बीच में रोक दो, उनकी रसद रोक लो और सदा उनके कैंप के इधर-उधर फिरते रहो। फिरंगी को बिल्कुल चैन न लेने दो। मौलवी अहमद शाह उन क्रांतिकारियों में प्रमुख थे जो अभी भी अंग्रेजों से लगातार युद्ध कर रहे थे। उनके साथ नाना साहब भी अपनी सेना लेकर आ गए थे। मौलवी अहमद शाह और नाना साहब शाहजहांपुर में अपनी योजना बना रहे थे कि अंग्रेज सेनापति कैम्पबेल उन्हें ढूंढने शाहजहांपुर रवाना हुआ, पर वो दोनों वहां से पहले ही निकल गए। उस समय रुहेलखंड की राजधानी बरेली को खान बहादुर खान ने पहले ही आजाद करा रखा था। नाना साहब, मौलवी अहमद शाह, बेगम हजरत महल, राजा तेज सिंह आदि बरेली पहुंचे। सेना बढ़ाने के लिए मौलवी छोटी-छोटी रियासतों को पत्र भेज रहे थे। पवन नामक रियासत के राजा जगन्नाथ सिंह ने तुरंत मौलवी को बुला भेजा। राजा जगन्नाथ सिंह के यहां मौलवी अहमद शाह को राजा के छोटे भाई ने धोखे से गोली मार दी। फिर राजा जगन्नाथ सिंह और उसका भाई मौलवी का सिर काटकर अंग्रेजों के कैंप में पहुंचे। राजा को इसके लिए 50,000 रुपए इनाम में मिले। अंग्रेज इतिहासकार लिखते हैं कि मौलवी एक बड़ा अद्भुत आदमी था। हर देश के वीर और सच्चे लोगों को मौलवी अहमद शाह का आदर के साथ स्मरण करना चाहिए। इस समय तक अंग्रेजों ने सन 1857 के विस्फोट का पूरी तरह से दमन कर दिया था। 1 नवंबर 1858 की रात को भारत के नरेशों और भारत की प्रजा के नाम इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का ऐलान देश भर में प्रकाशित किया गया। इसमें कंपनी का शासन खत्म करके मलिका विक्टोरिया का शासन कायम करने की घोषणा की गई थी। इस ऐलान के जवाब में बेगम हजरत महल ने जो ऐलान जारी किया था वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बेगम ने कहा था, उस ऐलान को पढ़कर जिसमें साफ दुश्मनी भरी हुई है, हमें अपनी प्यारी प्रजा की हालत पर बड़ा दुख है। अंग्रेज इतिहासकार चार्ल्स बाल लिखता है कि मलिका विक्टोरिया के ऐलान के बाद भी अवध के अंदर आश्चर्यजनक युद्ध जारी रहा। बहराइच में काजिम हुसैन खां, भटवा मऊ के जमींदार तजम्मुल हुसैन खां, गोंडा के राजा देवी बख्श, बरुआ के ठाकुर गुलाब सिंह, महुना के दिग्विजय सिंह, रुइया के राजा नरपत सिंह, राणा बेनी माधव, वर्धा के राजा जीत सिंह आदि सभी लोग अपने अपने इलाकों में जब तक लड़ा गया लड़ते रहे। फिर बेगम हजरत महल के पास बॉन्डी आ गए। लॉर्ड क्लाइड अपनी सेना लेकर बॉन्डी पहुंचा। बेगम हजरत महल, नाना साहब, राणा बेनी माधव आदि अनेक क्रांति सेनानियों ने उसका मुकाबला किया।
अप्रैल 1859 के अंत तक क्रांतिकारी नेताओं ने युद्ध जारी रखा। आखिर वो सब नेपाल की सीमा की ओर चले गए। कहा जाता है कि करीब 60,000 स्त्री पुरुष बच्चों ने बेगम हजरत महल, नवाब बिरजिस कदर, नाना साहब, राणा बेनी माधव के साथ नेपाल में प्रवेश किया। लेकिन अंग्रेजी सेना ने नेपाल आने की अनुमति ले ली। इस पर तमाम क्रांतिकारी वापस भारत आ गए। कुछ जंगलों और पहाड़ों में चले गए। नाना साहब किधर गए कोई नहीं जानता, लेकिन बेगम हजरत महल को नेपाल के महाराजा ने शरण दे दी। इस तरह 1857 की क्रांति के अंत के साथ साथ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित हो गया।